नमस्ते डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक टेंशन मेंबर को डिज़ाइन किया जाता है और उसके रिलेटेड स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन द इंडियन स्टैंडर्ड कोड दैट इज IS 800 2007। और साथ में हम ये भी देखना चाहेंगे कि व्हाट इज़ अ टेंशन मेंबर। सो चलो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम एक टेंशन मेंबर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर मीन्स इस पूरे वीडियो के अंदर हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरीके से टेंशन मेंबर डिज़ाइन होता है। और अगला जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक टेंशन मेंबर को पूरी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम अगर टेंशन मेंबर की बात करते हैं तो टेंशन मेंबर हम उसे कहेंगे जिसके अंदर खिंचाव रहता है। और हम कहेंगे कि द टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग अपोजिट इन डायरेक्शन, सो हियर वी आर ऑब्जर्विंग टेंसाइल फोर्स। कभी कभी हम इसको टाई मेंबर ही कहते हैं, जिस तरीके से हम ट्रस में मेंबर यूज़ करते हैं, कॉम्प्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, तो उसके अंदर ये एक टाई मेंबर भी बन जाता है। जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं उस हिसाब से हम उसको केबल्स में, वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ पे सस्पेंडेड एंटिटीज़ है और सिर्फ हमें टेंशन दे के रखना है, ऐसी जगह पे हम केबल्स, वायर का यूज़ करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा लोडिंग नहीं है, सिर्फ सपोर्ट देना है, तो वहाँ पे रॉड्स और बार्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोड रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी और साथ में हम चाहते हैं कि थोड़ा मूवमेंट को भी रजिस्ट करना है, तो ऐसी जगह पे हम स्ट्रक्चरल प्लेट्स या शेप्स जैसे कि एंगल, चैनल, आई सेक्शन वो यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर लोड रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा हो गई, ज़्यादा लोड हमें ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बिल्टअप सेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे स्टिफनेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये टेंशन मेंबर होता है। तो अगर हम टेंशन मेंबर डिज़ाइन करना चाहते हैं एज पर IS 800 2007, तो हमें सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए डिज़ाइन लोड, दैट इज डिज़ाइन टेंसाइल लोड। और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि वो लोड कंसिडर करके हम रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स है जहाँ पे हम ग्रॉस एरिया और नेट एरिया निकालते हैं। दैट मीन्स द ग्रॉस एरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग एंड नेट एरिया ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेक्शन रप्चर। आफ्टर गेटिंग दिस टू एरिया, हो सकता है कि हमारा जो ग्रॉस एरिया है वही हमें लार्जर मिलेगा, तो उसे कंसिडर करके हम क्या करेंगे, एक सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम स्टील टेबल और IS 808। वहाँ से जैसे हम सेक्शन लेते हैं, फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो सेक्शन है हमारा उसे बोल्टेड कनेक्शन देना है या वेल्डेड कनेक्शन देना है। अगर हम बोल्टेड कनेक्शन देते हैं या वेल्डेड भी देते हैं, तो हमारी अगली जो स्टेप है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि नेट एरिया वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर हम बोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो एक्चुअली हम सेक्शन का ग्रॉस एरिया रिड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो एरिया प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट है कि नहीं। और सबसे लास्ट में हम ये देखना चाहेंगे कि जो भी सेक्शन हमने डिज़ाइन किया है वो कैपेबल है कि नहीं। जो कि हमारा डिज़ाइन लोड है, समझ लीजिए कि आपका डिज़ाइन लोड 100 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेंथ के लिए चेक देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर एंड ब्लॉक शेयर फेलियर, ये जो आपका लोड है ये 100 किलो न्यूटन के ऊपर आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो सेक्शन हमने डिज़ाइन किया वो सफिशिएंट है। और सबसे एंड में हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमने जो सेक्शन प्रोवाइड किया है वो उसके इफेक्टिव लेंथ के बलबूते पर उसका स्लेंडरनेस रेशो किस तरीके से है। वो स्लेंडरनेस रेशो भी हमें IS कोड के क्लॉज में चेक करना होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये टेंशन मेंबर है तो हो सकता है कि ये ट्रस में हो, और ट्रस में जिस तरीके से लोडिंग आती है उस हिसाब से कभी वो मेंबर टेंशन में भी आ सकता है और कभी वो रिवर्सिबल स्ट्रेसेस के अंदर कॉम्प्रेशन में भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें वो मेंबर डिज़ाइन करते हैं उसका स्टिफनेस देखना ज़रूरी है। तो वो स्लेंडर रेशो हम का चेक देते हैं सबसे एंड में। ओके। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई एंगल सेक्शन में डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो पर्टिकुलरली एक सेटअप रहता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक एंगल सेक्शन है जो गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट किया है यूजिंग 4 bolts। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ bolts 4 है, इट मे बी 2, 3, 4 और n number of bolts that which we are getting. So here requirement is very small, so we are providing only 4 bolts in a line. If the size of angle section permits and the number of bolts are large, then we can provide 2 lines of bolts also here. But perhaps we need the larger length of the leg. So again we need to consider diameter of bolt,
then hole diameter, edge distance, pitch, likewise. All things we must know while designing the tension member. Okay, and to design tension member, we must have knowledge of the connections. Now हम देख सकते हैं कि टेंशन कैपेसिटी निकालने के लिए तो हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो यही फॉर्मूले हमें ग्रॉस एरिया भी देंगे और यही फॉर्मूले हमारे स्ट्रेंथ भी निकाल के लेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे पास तो अभी जो कुछ भी सेक्शन है उसका क्रॉस सेक्शन कौन सा है हमें पता ही नहीं, इसलिए हम प्राइमरी एरिया कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया, वी आर कंसिडरिंग दिस सेक्शन एज अ प्लेट। ओके, क्योंकि प्लेट का एरिया हमें पता है रेक्टेंगुलर रहता है ग्रॉस सेक्शन एरिया। तो जिस तरीके से ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है टी डी जी इज इक्वल टू ए जी एफ वाई डिवाइडेड बाय गामा एम जीरो, actually this is the formula on the basis of 6.2 clause number 6.2, and here again we are having clause number 6.3.1 for the plates design strain due to rupture of critical section. Always keep in mind gross section yields and net section ruptures. Okay, so whenever we are considering net area, it means it is liable to fracture, whereas gross section yields. Okay, gross section fails due to yielding and net section fails due to rupture, and the rupture occurs for the ultimate load, at the ultimate load. So here whenever we are considering gross area, it is related to gross AG FY yield stresses, and yield stresses connected with the partial factor of safety for the failure of tension member by yielding. So gamma m0 is the partial factor of safety, whereas in ये दूसरा जो फॉर्मूला हम देखते हैं तो उसके अंदर नेट एरिया में देख सकते हैं आप 0.9 एन एफ डिवाइडेड बाय गामा एम जीरो, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नेट एरिया रप्चर्स एंड गामा एम वन फॉर दी partial safety factor failure at the ultimate stresses. Okay, in both the formula we are having net area and gross area. So here gross area of the plate, if it is a rectangular, then width into thickness, whereas when we are calculating net area, it means we have provided the bolts, and the line is means number of lines for the bolts. On that basis we are calculating the net area of the section. So in cross section, if you are observing two bolts, then this n will become 2, and if you are having only single bolts, then it will become b minus d0 into t. So what we are doing here, we are reducing the net area. Although again we are having second formula for the net area here on the basis of if we are providing bolts इन zigzag मैनर, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे zigzag मैनर में बोल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये zigzag मैनर में जब हम बोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो आपके प्लेट का नेट एरिया हम बढ़ा के ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे समथिंग वी आर एडिंग, कुछ तो हम ऐड कर रहे हैं। तो पहले हमें बी माइनस एन डी जीरो इंटू टी, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर नेट एरिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस समेशन ऑफ पी एस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। तो यहाँ पे पी इज अ पिच एंड दिस जी इज नथिंग बट द गेज। सो पिच अगेन वी आर नोइंग this pitch is nothing but the distance between two bolts in the line of action of force, whereas the gauge is a distance normal to the line of action of force between two bolts. So likewise we can calculate the net area for the zigzag bolting also. So as we have designed, and particularly after getting the gross area, we are हम क्या करते हैं, ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम सेक्शन को चॉइस करते हैं। तो हमने सेक्शन चॉइस किया, अब हमें पता है कि वो एंगल सेक्शन है। तो एंगल सेक्शन की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं टीडीएन के दो, एक है अल्फा का और दूसरा है बीटा का। तो यहाँ पे हम ये बीटा का फॉर्मूला नॉर्मली यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स जो है वो हम मिल सकते हैं पर्टिकुलरली व्हेन वी आर डिजाइनिंग दी connection. But if we don't want to design a connection, then directly assuming number of bolts we can calculate the net strength of the section. So here 0.6 for the 1 or 2 bolts, 0.7 for the 3 bolts, and 0.8 for the 4 bolts. They have mentioned in IS code the value for alpha. But whereas in this formula, particularly when we are assuming it as a angle section, so TDN is equal to 0.9 ANC FV divided by gamma M0 plus beta AGO FY divided by gamma M1. Sorry, M0. So here in this formula, this is the beta. So what is beta? So beta is 1.4 minus 0.076 in bracket W by T FY by FU BS by LC. ये BS by LC क्या है वो हमें देखना ज़रूरी है, और पर्टिकुलरली ये बीटा की वैल्यू जो है आपकी वो 0.7 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम उसके लिए डायग्राम के साथ देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि ये
जो साइड व्यू हम देख रहे हैं जिसके अंदर एंगल एक गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट किया है, तो वैसे मैं यहाँ पे साइड व्यू में एज्यूम कर रहा हूँ, ये फ्रंट व्यू हम कंसिडर करेंगे इसे। सो हियर इट दिस इज अ फ्रंट व्यू सेक्शन वेयर हमारे पास एक बोल्ट का होल भी दिख रहा है जो यहाँ से बोल्ट पास होगा। तो ये हमारा ऊपर का कनेक्ट आउटस्टैंडिंग लेग है और ये पूरा कनेक्टिंग लेग है। तो यहाँ पे जो आपको डायमीटर मिलेगी दैट विल बी D0 विथ रिस्पेक्ट टू बोल्ट डायमीटर D। सो हम ये जहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए BS क्या है, LC क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो LC का मतलब होता है लेंथ ऑफ कनेक्शन, और वो होता है पूरा आपके लास्ट बोल्ट से लेके पहले बोल्ट तक। तो यहाँ पे ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 3P + E, तो वो हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद शेयर लैग लेंथ BS जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है W + W1 - T। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि W क्या है, W1 क्या है और T क्या है। नॉर्मली ये W1 जो आपका होता है वो 1/3 लेवल पे आता है, अगर मैं एज से यहाँ से कंसिडर करूँगा तो, क्योंकि ये एंगल सेक्शन है तो उसका जो CG होता है वो 1/3 डेप्थ पे नियरली मिल जाता है आपको। ऐसे तो आपको स्टील टेबल में देखना चाहिए कहाँ पे है वो, किस तरीके से डेप्थ है वहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं कि मोर एंड मोर ये लाइन ऑफ बोल्ट कहाँ पे हो, नियरर टू CG, सो दैट द टोटल फोर्स विच इज ट्रांसफर थ्रू दी सेक्शन शुड पास थ्रू दी बोल्ट। ये बोल्ट से वो पूरा लोड जाना चाहिए, उस हिसाब से हम क्या सोचेंगे कि हमारे बोल्ट जो है वो CG के आसपास होने चाहिए। तो अगर ये 90 mm का लेग है तो उस हिसाब से ये नीचे का 60 हो गया और ऊपर का 30 हो जाएगा। तो W1 आपके लिए 30 बन जाएगा यहाँ पे इस केस में। तो ये हम पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल के ये पूरा हम कैलकुलेट करके ले सकते हैं और हमें यहाँ पे नेट स्ट्रेंथ मिलती है। और ये नेट स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए आपके डिज़ाइन लोड से ज़्यादा, तभी हम कहेंगे कि हमने जो सेक्शन डिज़ाइन किया वो सेफ़ है। फिर भी हम यहाँ पे जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये शेयर लैग लेंथ में W + W1 - T ही क्यों आता है। तो आप देखिए इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि जब आप उसे एंगल को ओपन करते हैं एज अ प्लेट, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, एंगल को ओपन किया और बनाया उसकी एक प्लेट, और उस प्लेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्टिंग ले गए तो बोल्ट की डायमीटर आ गई और ये आउटस्टैंडिंग ले गए। तो ये राउंडेड शेप तो हम कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन ये जो ट्रैंगुलर पार्ट है आपका वो हमें कंसिडर करना है। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये कट करूँगा पार्ट और यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पार्ट कट कर दिया और ज्वाइन कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये सेक्शन तो पूरा हो गया जिसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ये वहाँ हो रहा है इसके साथ कि ये बीच में ये T डिस्टेंस माइनस हो गया, यानी थिकनेस जितना डिस्टेंस यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ में बचा T/2, इधर T/2, और सेंटर में पूरा डिस्टेंस मेजर करूंगा, दैट विल बिकम थिकनेस ऑफ द सेक्शन। तो उस तरीके से यहाँ पे जब मैं पूरी लेंथ मेजर करना चाहता हूँ ये एज से आउटस्टैंडिंग लेग से W1 तक, यानी W + W1 अगर मैं ये देखना चाहता हूँ, देन इट विल बिकम वी नीड टू माइनस दिस T, ओके, -T। सो टोटल थिकनेस हम यहाँ से माइनस करते रहे T/2 + T/2। तो ये इस तरीके से हम ये पूरा डिज़ाइन का पार्ट यहाँ तक हम कतर कर सकते हैं जहाँ पे नेट स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। पर्टिकुलरली ये पूरा पार्ट समझने के लिए आपको डिज़ाइन करना ज़रूरी है, और वो आपको अगले एक वीडियो में मिल जाएगा जहाँ पे ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लास्ट चेक है जहाँ पे हम ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कहा जाता है इसे, और ये स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम पहले एज्यूम करेंगे इस तरीके से कि अगर कोई एंगल सेक्शन हम कनेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे आपको ये डायग्राम में, तो ये नीचे का जो पार्ट है वो एज इट इज जगह पे रह जाएगा और ये टेंशन मेंबर यहाँ से टीयर आउट होकर बाहर निकल जाएगा ड्यू टू टेंशन। तो यहाँ पे नीचे जो बचेगा दैट वी आर कंसिडरिंग इट एज अ ब्लॉक, ओके, एंड दैट ब्लॉक इज हैविंग डेप्थ ओनली 60, या अगर इस हिसाब से कहेंगे तो जो नीचे पार्ट बचेगा उतनी उसकी डेप्थ होगी। तो वही मैं यहाँ पे दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायग्राम में ये पार्ट है जो बचा हुआ आपको, तो यहाँ पे सबसे एंड में जो बचेगी वो हाफ डायमीटर बचेगी और ये पूरे डायमीटर 3 होंगे, यानी ये D0, D0, D0 एंड D0/2, वेयर एज डायमीटर ऑफ बोल्ट एज अ D, D, D एंड D/2। तो यहाँ पे 4 नए टर्म आ जाती है ग्रॉस एरिया के और नेट एरिया के, दैट इज AVG, AV, ATN, ATG एंड AVN। सो AVN इज नथिंग बट दी, हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्रॉस एरिया इन शेयर, नेट एरिया इन शेयर, ग्रॉस एरिया इन टेंशन, नेट एरिया इन टेंशन। सो ये पूरे अगर एरिया हम कैलकुलेट कर पाए तो हम ये स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए ये दोनों स्ट्रेंथ आपके डिज़ाइन स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमने जो भी सेक्शन डिज़ाइन किया वो सेफ है।
और ये सब चीज़ें हम जब एक्चुअल प्रॉब्लम डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। पर्टिकुलरली आप अगर इस डायग्राम को देखते हैं जो आपको 3D में यहाँ पे दिख रही है, उसमें आपको दिखेगा कि ये जो लाइन दिखा रहा हूँ मैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज अ shear लाइन। ओके, the whenever the we are observing any force in the line of action of or parallel to the axis, then it will be the shearing force, and this is a tension force which is acting to the surface, normal to the surface, so this will be tensile force, and this is a shearing force. So in such a way, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरे ब्लॉक shear strength को भी कैलकुलेट करके ले सकते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।